मैं हेमा हूँ। आपको जीवन की सच्ची कहानियाँ सुनाती हूँ। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक कर दें और आगे अच्छी अच्छी कहानियों के लिए सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें जिससे मेरा नया वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए कहानी शुरू करते हैं। माँ की दिलाई कसम टूट चुकी थी। मैं काफ़ी दुखी हो रही थी। क्या करूँ, माँ को बताऊँ या ना बताऊँ? मैंने सोचा अगर बताती हूँ तो वो बहुत दुखी होंगी। अभी चुप ही रहती हूँ, जब समय आएगा तो बता दूँगी। आज मौसम बहुत ही सुहावना था। मैं और जीतू एक खूबसूरत पार्क में एक पॉन्ड के पास वाली बेंच पर बैठे थे। जीतू बोले, 1977 में मुझे कमीशन मिल जाएगा, उसके बाद ही शादी कर लेंगे। मैंने हंसते हुए कहा, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे यह सब बहुत आसान है। जीतू बोले, आसान हो या कठिन, करना तो है ही। मौका देखकर तुम आई को मना लेना, वह तुम्हें बहुत प्यार करती हैं, अवश्य मान जाएंगी। मुझे भी यही विश्वास था। आज मैंने यूनिवर्सिटी से जल्दी छुट्टी ले ली थी। दोपहर के 2 बज रहे थे। हम दोनों को बहुत तेज़ भूख लगी थी। पार्क के गेट पर एक चुरमुरे वाला खड़ा था। हम दोनों ने एक एक पैकेट चुरमुरा लेकर खाया। फिर पास के ही एक थिएटर में मूवी देखने चले गए। जब मैं घर पहुंची तो 7 बज रहे थे। माँ घर पर नहीं थी। छोटी बहन ने बताया वो अपनी सहेलियों के साथ ग्रुप फ़ोटो खिंचाने स्टूडियो गई हैं। थिएटर से निकलने पर हमने एक रेस्टोरेंट में चाय और स्नैक्स खाया था। मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी। फ्रेश होने के बाद मैं सोने के लिए अपने बेड में घुस गई। 8 बजे करीब माँ के आने की आहट आई। छोटी बहन से वह मेरे बारे में पूछ रही थी। उसने बताया दीदी तो अपने कमरे में सोने चली गई। मेरा कमरा 2nd फ्लोर पर था। उसके साथ एक बड़ी सी छत थी। सीढ़ियों पर माँ के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं आंखें बंद करके लेटी रही। मेरे रूम का थोड़ा सा डोर खोलकर माँ ने झाँका। मुझे सोता देख धीरे से बंद कर दिया और छत पर कपड़े लेने चली गई। हमारी छत बहुत बड़ी थी। वह हम बहनों का स्टडी रूम, गार्डन, गॉसिप रूम सभी कुछ था। छत पर हैंग आउट करने में हमें बहुत मज़ा आता था। हमारी कोई सहेली भी आती तो बातें करने हम सीधे छत की ओर भागते हैं। इसी छत पर जो कमरा था वो मैंने ले लिया था। उसका एक दरवाज़ा छत की ओर खुलता था और दूसरा सीढ़ियों की ओर। रात की ठंडी चांदनी में बैठकर चांद और तारों को निहारना मुझे बहुत भाता। अगले दिन लैब में मेरा काफ़ी इम्पोर्टेंट काम चल रहा था। जो अननोन कंपाउंड मैंने निकाले थे उनकी एनालिसिस चल रही थी। मेरी सीट विंडो के पास वाली थी। जीतू ने वहां आकर बाहर आने के लिए इशारा किया, परंतु मैं लैब से नहीं निकल सकती थी। सामने सर बैठे थे और उन्हें आज ही रिजल्ट चाहिए था। मैंने इशारे से जीतू को मना किया, परंतु वो वहीं खड़े रहे, मेरा इंतज़ार करते रहे। सब काम फिनिश करते, सर को रिजल्ट देते मुझे 3 घंटे लग गए। बीच बीच में मैं खिड़की से देखती तो जीतू वहीं खड़े दिखाई देते। मुझे उनके धैर्य पर बहुत आश्चर्य हो रहा था। आखिर इतनी देर कोई एक जगह पर कैसे खड़ा रह सकता है? शायद यह आर्मी ट्रेनिंग का कमाल था। सर खिंचाने के बाद हम लैब से निकले। मैंने जीतू से पूछा, तुम चले क्यों नहीं गए? इतनी देर तक क्यों खड़े रहे? वह बोले, कहाँ जाता, कहीं मन ही नहीं लग रहा था। यहाँ पर कम से कम बीच बीच में तुम्हारी झलक तो दिख जाती थी। मैंने हंसते हुए उनका हाथ पकड़ा और हम एक साइकिल रिक्शा करके सिविल लाइंस पहुंच गए। हमारे शहर में सिविल लाइंस ही एक ऐसा एरिया था जहां घूमने में आनंद और सुकून था। चौड़ी चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शोरूम्स और रेस्टोरेंट्स, खूबसूरत मार्केट, सब मिलाकर वहां घूमने का आनंद आ जाता। करीब 1 घंटे हम वहां घूमते रहे, फिर लकी स्वीट्स में जाकर बैठ गए। यहाँ की छेनी की मिठाई हमें बहुत पसंद थी, साथ ही चाट भी लाजवाब होती। हम लोगों में किसी की बर्थडे होती तो अधिकतर पार्टीज़ यहीं पर होती। लकी रेस्टोरेंट में आगे एक बड़ा सा हॉल था और पीछे कुछ फैमिली केबिन्स थे। हम एक केबिन में जाकर बैठ गए। चाहे हम अधिक बात न करें, पर एक दूसरे के साथ बैठकर हमें असीम शांति मिलती। वेटर आ गया। मैंने एक आलू टिक्की और जीतू ने एक गोपाल भोग का ऑर्डर दिया।
घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा होने लगा था। दरवाज़ा छोटी बहन ने खोला। जब मैं अंदर रूम में गई तो मैंने माँ को बेड पर बैठे देखा। वो काफ़ी उदास लग रही थी। उदास आंखों से लगातार खिड़की के बाहर देख रही थी। मैं फ्रेश होने चली गई। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी माँ से कुछ पूछने की। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें मालूम हो गया है कि मैं और जीतू आजकल मिल रहे हैं। मैं सीधे ऊपर अपने रूम में चली गई। कुछ पढ़ाई करके सोने की तैयारी करने लगी। नीचे से छोटी बहन की आवाज़ आई। वह डिनर के लिए बुला रही थी। माँ का सामना करने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है, तुम सब खा लो। सुबह जब मैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रही थी उस समय माँ किचन में नाश्ता बना रही थी। बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। मुझे लगा माँ शायद अब इस रिश्ते को स्वीकार करने की कोशिश कर रही हैं। शाम को जीतू को मैंने ये बातें बताई। उन्होंने बताया, हाँ, कल जब हम लक्की से निकल रहे थे तो मैंने तुम्हारे चाचा जी को आते हुए देखा था। तुमने उन्हें नहीं देखा। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम परेशान होगी। शायद उन्होंने ही आई को बताया होगा। जीतू की ये 1 महीने की छुट्टी कैसे बीत गई मालूम ही नहीं हुआ। देहरादून पहुंचकर जीतू ने पत्र लिखा। अब हमारे बीच चिट्ठियों का आदान प्रदान हो रहा था। जब भी जीतू को छुट्टी मिलती वह आ जाते। यहाँ तक कि अगर 1 दिन की भी छुट्टी होती तब भी एक बार मुझसे मिलने जरूर आते। इसी प्रकार 2 साल बीत गए। 1977 का साल आ गया। इस बीच माँ ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। शायद उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि इस नदी के वेग को वह रोक नहीं पाएंगी। अब मैं काफ़ी खुश रहा करती थी। खूब चुहल करती छोटी बहन के साथ। माँ से भी खूब बातें करती, हंसी मजाक करती। माँ भी खुश रहती। लेकिन मैंने देखा था कि कभी कभी वह गहरे सोच में डूब जाती। पापा अपने ऑफिस के कामों में व्यस्त थे। मेरा रिसर्च वर्क तकरीबन पूरा हो गया था। हमने थीसिस लिखनी शुरू कर दी थी। रेखा का भी वर्क कंप्लीट हो गया था। हम दोनों की थीसिस राइटिंग साथ साथ चल रही थी। उसके बाद करेक्शन शुरू हुआ जिसमें हमें सर के साथ बैठना होता था। 2 महीने में मेरी और रेखा दोनों की थीसिस का फाइनल प्रिंट हो गया और थीसिस सबमिट हो गई। अब हमें एक्सेप्टेंस का इंतज़ार था। मेरा काम अब समाप्त हो गया था। एक्सेप्टेंस के बाद बस वाइवा होना था और डिग्री अवार्ड हो जाती। छोटी बहन सीमा की गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं। मेरी बड़ी बहन की शादी पटना में हुई है। छुट्टियों में हमारा पटना जाने का प्रोग्राम बना। मैं भी फ्री थी। मैं और सीमा पटना के लिए निकल गए। पापा ट्रेन में बैठाने रेलवे स्टेशन आए थे। उनको जॉब से छुट्टी नहीं मिली थी। पटना पहुंचकर हम तीनों बहनें मौज मस्ती में लग गईं। सीमा की 2 महीने की छुट्टी थी। जीजा जी का जॉब बैंक में था। सारा दिन मैं और दीदी खूब गप्पे मारते। शाम को 6 बजते बजते जीजा जी ऑफिस से आ जाते। फिर हम तैयार होकर घूमने जाते। कभी शॉपिंग तो कभी मूवी। उन दिनों थिएटर में मूवी देखने का प्रचलन था। टीवी सब जगह नहीं आया था। दीदी रोज़ नए नए व्यंजन बनाती। हम सब खूब एंजॉय करते। 1 महीना यूं ही बीत गया। मैं जीतू के संपर्क में नहीं थी। आने के पहले पत्र में मैंने उन्हें बता दिया था कि हम छुट्टियों में पटना जा रहे हैं। दीदी के एड्रेस पर वह पत्र लिख नहीं सकते थे। उनका 2 साल का कोर्स पूरा हो गया था। कमीशन मिल गया था। पहली पोस्टिंग लेह लद्दाख की आई थी। ये सब मेरे पटना आने के पहले ही हो चुका था। वह शादी के लिए जोर डाल रहे थे। मैं अभी मना कर रही थी। मेरी थीसिस एक्सेप्ट हो जाए और वाइवा हो जाए तभी शादी करेंगे, ऐसा मैंने जीतू को बताया था। ऑफिस से आकर जीजा जी ने मुझे एक पत्र दिया जिसमें रेखा का नाम था। मैं सोचने लगी, रेखा मुझे क्यों पत्र लिख रही है। अंदर रूम में जाकर मैंने लेटर खोला। वह लेटर जीतू का था। एनवलप पर उन्होंने रेखा लिखा था जिससे किसी को शक न हो। पत्र में जीतू ने लिखा था कि तुम तुरंत वापस आ जाओ। मैं 10 दिन की छुट्टी पर आया हूँ। हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। अभी किसी को बताएंगे नहीं, बाद में समय आने पर बता देंगे। साथ में एक धमकी भी थी, अगर तुम नहीं आओगी तो मैं वहाँ आ जाऊँगा। ये सब पढ़कर मैं घबरा गई। उनके यहाँ आने का मतलब था दीदी जीजा जी को मालूम पड़ना। मैं यह बिल्कुल नहीं चाहती थी। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। तब तक माँ भी कमरे में आ गई।
उन्होंने पूछा, रेखा का पत्र क्यों आया है, क्या कह रही है? मैंने बहाना बनाया, हमारी थीसिस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सर ने रिवाइज करने को कहा है और तुरंत बुलाया है। आई, मुझे जाना पड़ेगा। माँ के चेहरे पे चिंता के भाव झलक रहे थे। बोली, तुम अकेले कैसे जाओगे, हम सब चलते हैं। मैंने कहा, सीमा की अभी आधी से ज़्यादा छुट्टी बची है, आप यहीं रुको ना, उसको एंजॉय करने दो, मैं चली जाऊंगी। वह समय ऐसा था कि जवान लड़की का अकेले सफ़र करना सेफ नहीं था। माँ सोच में पड़ गई, फिर अचानक कुछ याद करके बोली, मनोज इलाहाबाद जाने वाला था, पूछती हूँ कब जा रहा है, उसी के साथ चली जाना। मनोज मेरे बड़े चाचा का इकलौता बेटा है, उसका पुश्तैनी घर इलाहाबाद में है, अक्सर वो आता जाता रहता है। जीजाजी थोड़ा नाराज़ हो रहे थे, इतनी जल्दी क्या है जाने की, थीसिस 15 दिन बाद जमा कर देना। मैंने बताया, यह संभव नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी थीसिस ठीक करके वापस भेजनी है। दूसरे दिन ही मनोज के साथ मैं इलाहाबाद पहुंच गई। रिक्शे से यूनिवर्सिटी जाते हुए जीतू मिल गए। हम सिविल लाइंस गए और लकी रेस्टोरेंट में बैठकर बातें करने लगे। जीतू ने बताया कि मैरिज की डेट परसों की मिली है, परसों 10 बजे हमें मजिस्ट्रेट के सामने होना है। मैं काफ़ी नर्वस हो रही थी। मैंने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है, मुझे माँ से तो बात करने दो। जीतू बोले, माँ को तो बाद में मना लेंगे, अभी मुझे बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली है, मेरी पोस्टिंग लद्दाख की आई है, फिर 6 महीने तक मैं नहीं आ पाऊँगा। उस दिन 10 बजे हम दोनों मजिस्ट्रेट के सामने थे। विटनेस में जीतू के एक जीजाजी और एक दोस्त थे। फॉर्म में हम दोनों ने साइन कर दिए, विटनेस के भी साइन हो गए। अब हम कानूनन शादीशुदा थे। मेरे घर में किसी को भी नहीं मालूम था, जीतू के घर में सबको पता था। वहाँ से हम सिविल लाइंस के उसी लकी रेस्टोरेंट में पहुँचे। वहाँ जीतू ने सबको एक छोटी सी पार्टी दी, सब ने हमें बधाई दी। फिर हम अपने अपने घर चले गए। शादी करके मैं अपने घर आ गई और जीतू अपने घर चले गए। यह एक अनोखी शादी थी। जब मैं घर पहुंची तो पापा ऑफिस से आ चुके थे। बोले, बहुत समय लग गया यूनिवर्सिटी में, क्या हुआ थीसिस का? मैंने कहा, उन्होंने पूछा, क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैं काफ़ी गिल्ट फील कर रही थी। मैंने कहा, पापा ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, 1 हफ्ता लगेगा ठीक करने में, फिर हम थीसिस वेरिफिकेशन के लिए भेज देंगे। पापा थोड़ा आश्वस्त हो गए। मैं अपने कमरे में आ गई। मेरी आंखें नम हो आई थी। ये कैसी शादी थी? न पापा थे न आई थी। मैंने अपने रूम का डोर बंद कर लिया और फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर रोकर जब जी थोड़ा हल्का हुआ तो मुझे जीतू पर गुस्सा आ रहा था। इतनी जल्दी क्या पड़ी थी शादी की? 2-3 दिन बाद जीतू लद्दाख चले गए। मैंने यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया था। जर्नल्स में कुछ पेपर पब्लिश करने थे, वही तैयार करने लगी। 1 महीने बाद माँ और सीमा पटना से वापस आ गई। माँ को देखकर मेरा मन भर रहा था, परंतु किसी तरह मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, फिर सब कुछ दबाकर अपने काम में लग गई। दोस्तों, आज बस इतना ही।